हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये अपना जो वीडियो है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। इस वीडियो को आप एसएससी के लिए कोई एग्ज़ाम दे लो, ओके, और रेलवे के लिए कोई सी भी एग्ज़ाम दे लो, उन दोनों के लिए ये सेम रूप से समान रूप से इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा क्वेश्चन इस तरीके से फिक्स है, आता ही आता है हर एक एग्ज़ाम में। आपको किसी बुक का नाम दे देंगे, वो बुक का नाम दे करके से पूछते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी। जैसे गेम चेंजर बुक का नाम दे देंगे आपको, और ये बुक के लेखक कौन है, इस तरीके से आता है। फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कि अनुपम खेर है, स्वामी रामदेव है, शाहिद अफरीदी है, सौरभ गांगुली है। इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, फिक्स है, बुक का क्वेश्चन आता ही आता है, एक ऑथर पूछते हैं उसमें। ओके, तो बुक और ऑथर और पुस्तक लेखक की बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैसेज कर करके बोलते हैं व्हाट्सअप वगैरह कि सर आप हिंदी में बताया करो। तो देखो, ये जो बुक के नाम आते हैं ना, इनको आपको इंग्लिश में ही याद करना है। अब ये देखो, इनकी जैसे माई लाइफ माई मिशन है ना, तो इसको हिंदी में भी ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा हुआ माई लाइफ, माई लाइफ और माई मिशन, मिशन इस तरीके से हिंदी में भी इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बुक वगैरह वगैरह के नाम होते हैं, ओके, जो ये स्टेडियम वगैरह होते हैं, इनके नाम आपको इंग्लिश में याद करने हैं। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना हिंदी में, तो आप इस तरीके से लिख लो माई लाइफ माई मिशन। सेम ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि मेरी ज़िंदगी और मेरा मिशन, मिशन की हिंदी क्या होती है वो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं आएगा हिंदी करके, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में आप करोगे ना उसको, तब भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। जैसे भरत होता है ना, जैसे भरत का नाम BHARAT, और हिंदी में भी आप भरत ही लिखोगे। ऐसा तो है नहीं, ये जो नाम आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते कि GOT, गोट मान लो या फिर डॉग मान लो, इस तरीके से मान लो कि DOG, डॉग, तो डॉग यानी कुत्ता होता है ना, कुत्ता, कुत्ता। तो इस तरीके से चेंज होकर थोड़ी आएगा, ये डॉग का डॉग ही आएगा। तो इसलिए आप इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूज़ मत हो ना, आपको ये याद इंग्लिश में ही करने हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप इनकी हिंदी लिख लो, सेम जैसे लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, तो इसकी हिंदी लिख लो इस सेम इसी के तरीके से। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बतानी थी, तो आप इंग्लिश और हिंदी से कन्फ्यूज़ मत हो, सेम इसी तरीके से आएगा। ओके, एक एक करके सारे जो इम्पोर्टेंट है बुक के नाम और उनके ऑथर, उनको हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली। इसके जो लेखक है वो कौन है, अनुपम खेर है। ओके, लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली, अनुपम खेर इनके लेखक है। सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन बुक के जो लेखक है वो कौन है, स्वामी रामदेव है। ओके, देखो ऐसे तो बुक तो बहुत सारी है, दुनिया भर की बुक्स हैं, तो ऐसा सबका याद करने थोड़ी बैठेंगे बैठेंगे और याद होगा भी नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बुक का नाम होता है ना, वो एग्जाम में पूछते हैं कि किसी बुक के रिलेटेड वो करंट में कोई बात चल रही हो ना, उसका ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वो सारा मैंने यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपको याद करने हैं, इनमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, बाकी इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी तो हम और आगे वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे, बाकी इनको तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें, साथ ही साथ आपको ये भी कि अपने जो 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, वीडियो अपलोड करता हूँ, उन क्वेश्चंस को जरूर देखना। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, अलग अलग नई नई जो बुक्स करंट अफेयर से रिलेटेड है, उन बुक्स के बारे में और उनके लेखक कौन है वो मैं आपको वहाँ पर बताते रहता हूँ। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे SSC के, वो भी वहाँ पर कवर होते हैं। तो वो जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसको भी आप जरूर से जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट गेम चेंजर, इसके जो लेखक है वो कौन है, शाहिद अफरीदी है। ओके, ये आगे के नाम भी आप हिंदी में लिख लेना, लिखने चाहो तो स्वामी रामदेव, जैसे सेम टू सेम इसी तरीके से हिंदी में लिख लेना। ओके, बाकी गेम चेंजर का कौन है, शाहिद अफरीदी है। फोर्थ बुक है अपने पास, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, एक सेंचुरी लगाना ही इनफ नहीं है, इसके लेखक कौन है, सौरभ गांगुली है। ओके, गांगुली जी कहते हैं कि एक सेंचुरी लगाने से कोई पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली ने इसकी बुक, लेखक है सौरभ गांगुली है। इस तरीके से थोड़ा रिलेट किया करो। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट के जो लेखक है वो कौन है, संजय मांजेकर। ओके, सिक्स की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट के जो लेखक हैं वो कौन है, कपिल देव है। एक कपिल देव के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, कपिल देव के ऊपर एक मूवी बन रही है, उनके उस मूवी में जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, कपिल देव का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है, कपिल देव का कौन, रणवीर सिंह है। ओके, तो वो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेकंड है अपने पास, सेवंथ है नो स्पिन, बुक के लेखक कौन है, शैन वॉर्न। ये आपको नाम याद रखना है, हिंदी में आप लिख लेना। अगर आपको इंग्लिश से कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेम टू सेम नो स्पिन ऐसे लिख लेना, नो फिर स्पिन, नो स्पिन इस तरीके से लिख लेना, और आगे शैन वॉर्न, शैन वॉर्न इस तरीके से हिंदी लिख लेना आप इसकी। ओके, तो नो स्पिन के लेखक कौन है, शैन वॉर्न है। नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड, ये एक बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है, VVS लक्ष्मण है।
ओके, 281 एंड बियॉन्ड, इसके जो लेखक है वो कौन है, वीवीएस लक्ष्मण है। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब जो टूटते नहीं है, उसके लेखक कौन है, मेरी कॉम है इनकी लेखक। मेरी कॉम आपको पता है कौन से खेल से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मेरी कॉम कौन से खेल से रिलेटेड है, मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से रिलेटेड है, ओके, सचिन तेंदुलकर कौन से खेल से रिलेटेड है, इस तरीके से नाम आते हैं ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना मेरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और देखो बॉक्सिंग है, मेरी कॉम ने कितने सारे पदक वगैरह जीते हैं, स्वर्ण पदक वगैरह वगैरह बहुत सारे जीते हैं, इनके ऊपर भी एक वीडियो हम कर लेंगे बाद में। तो अनब्रेकेबल मतलब टूटे नहीं, टूटता नहीं है। इनके कितने इन्होंने मुक्केबाजी के कितने अवार्ड जीते इन्होंने, लेकिन अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं। ये हर मैच अब भी जीतती है, मैच नहीं मतलब जो बॉक्सिंग है वो अभी भी जीतती रहती है। तो अनब्रेकेबल मतलब टूटना नहीं, टूटती नहीं है, बॉक्सिंग चल रही फिर भी टूटना नहीं है। इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो। अनब्रेकेबल की जो लेखक है वो कौन है, मेरी कॉम है। रिलेट आप इसको कर सकते हो, बॉक्सिंग है और अनब्रेकेबल टूटना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट बुक है बी कमिंग। बी कमिंग के लेखक कौन है, मिशेल ओबामा है। ओके, मिशेल ओबामा है, और बताइए बी कमिंग मिशेल ओबामा है इसके लेखक। नेक्स्ट है सिटीजन डेली माई लाइफ माई टाइम माई लाइफ, ये एक बुक का नाम है, डेली सिटीजन माई टाइम माई लाइफ। ये तो आपको सिद्धांत शीला दीक्षित है। ओके, दिल्ली की सीएम रह चुकी है ये। इसको इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अपना एक वीडियो है ना, जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही वीडियो एक आएगा, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया, अपने इंडिया में पहली, हर कौन कौन से राज्य में पहली सीएम महिला मुख्यमंत्री बनी है, उसके बारे में एक वीडियो है अपलोड किया है, उसको आप देखना, वहाँ पर इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट बुक है अपने पास विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर मतलब आग के ऐसे पंख, तो ऐसे हिंदी में लिखा हुआ थोड़ी आएगी, आग के पंख ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, इसी इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा वो, हिंदी में भी। विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर कलाम। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम। अगली है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। मेरे एक्सपेरिमेंट की ट्रुथ के साथ जो स्टोरी है वो उसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। इनके रिलेटेड एक और आते हैं, देखो ये तो लेखक है और एक सह लेखक है। ओके, इस बुक के प्लेइंग इट माई वे, सह लेखक का नाम आप लिख लेना, इसमें लिखो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं इसका है, बोरिया मजूमदार। मैं लिख देता हूँ एक बार, बोरिया मजूमदार। ओके, ये क्या है, सह लेखक है, कौन सी बुक के, प्लेइंग इट माई वे बुक के। और लेखक कौन है, इसके मेन लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट बुक है द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, कौन है, फूलन देवी, इसके लेखक कौन है, फूलन देवी है। द रेड साड़ी, इसके लेखक कौन है, सोनिया गांधी है। ओके, द रेड साड़ी या फिर रेड साड़ी, इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं तो साड़ी आता है, इंग्लिश में साड़ी आर लिखते हैं। इसके लेखक कौन है, सोनिया गांधी है। ओके, नेक्स्ट बुक है आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड। इनके लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई। ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड, इसके लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास 19 नंबर जो बुक है ये कौन सी है, द ओडेसिटी ऑफ होप। द ओडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा इसके लेखक है। ओके, नेक्स्ट बुक है अपने पास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता है, इस तरीके से हिंदी में नहीं आएगा, हिंदी में ये लिखा हुआ आएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। इनके लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट बुक है अपने पास द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी नहीं, डायरी है ये, डायरी लिख लेना आप इसको अगर कभी। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एन ए फ्रैंक। इनके लेखक कौन है, एन ए फ्रैंक है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल मतलब जवान लड़की की डायरी, इस तरीके से नहीं आएगा हिंदी में लिखा हुआ, ये ऐसा ही आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एन ए फ्रैंक। नेक्स्ट बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का टेस्ट, युवराज सिंह। ओके, ये कैसे हुआ होगा, इनके कैंसर हो गया होगा, कैंसर होने के बाद इन्होंने फिर कैंसर से बहुत लड़ा और वापस से ठीक हो गए, मतलब भगवान ने इनकी लाइफ का टेस्ट लिया और ये ठीक हो गए। इस तरीके से आप याद रखना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह इसके लेखक हैं। सनी डेज, सनी डेज के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर किसके लेखक है, सनी डेज बुक का नाम है। देखो ये जो ब्लैक कलर में लिखी हुई नहीं, ये ब्लू कलर में है, ये बुक का नाम है। ओके,
इसमें बुक बुक लिख नहीं रखा, तो आप ध्यान रखना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। और फाइनली जो अपने पास द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह रेस वेस लगाते हैं, दौड़ दौड़ लगाते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के जो लेखक है वो कौन है? मिल्खा सिंह है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपना रुपया कमज़ोर हो गया तो इंपोर्ट के ऊपर या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आप देखो, अगर हिंदी का ना तो ये लिख लो यहाँ पर, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, मतलब खरीदना, कोई चीज़ खरीदना। और एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, मतलब बेचना। अगर आप विदेश में कोई चीज़ बेच रहे हो मतलब आपका क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ का। और अगर आप विदेश से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट कर रहे हो आप। तो ये यहाँ पर इस तरीके से समझना है आपको कि अगर रुपया कमज़ोर हो गया तो इंपोर्ट के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और अगर रुपया मजबूत हो गया तो इंपोर्ट के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। आपको ये बताइए कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो करेंसी होती है, जैसे अपने इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया है, उसको हम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखते हैं, तो उसी से हम इस चीज़ को समझेंगे। मान लो कि जनरली अगर हम बात करें कि $1 में जनरली 60 रुपये होते हैं, ये जनरल बात कर रहे हैं हम। ओके, अब अगर मान लो अपना $1 के अंदर है ना, $1 में कुछ 80 रुपये हो गए मान लो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपना रुपया क्या क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। क्या कमज़ोर हो गया? क्यों कमज़ोर क्यों गया? कि देखो पहले 60 रुपये में ही $1 हो रहा था, अब 80 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, मतलब रुपया कमज़ोर हो गया। इनकी औकात, रुपये की औकात थोड़ी कम हो गई, इसलिए रुपया कमज़ोर हो गया। अगर मान लो कि $1 के अंदर अपने 40 रुपये आ रहे हैं, 40 रुपये, इसका मतलब क्या है कि रुपया मजबूत हो गया। क्या? बिल्कुल मजबूत हो गया। कैसे? पहले 60 रुपये में $1 आ रहा था, अब 40 में ही $1 आ रहा है, मतलब रुपये की औकात थोड़ी बढ़ गई, तो रुपया मजबूत हो गया। इस तरीके से कमज़ोर और मजबूत देखते हैं हम। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। उसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर मान लो कि हम पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट की, मतलब विदेश में हम कोई चीज़ बेच रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो मान लो कोई कपड़ा है कुछ भी चीज़ की, मान लो कपड़े की बात करते हैं। कपड़ा हमने विदेश में बेचा। अगर हम जनरली बात करें तो हम अगर विदेश में कपड़ा भेज रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका 60 रुपये मिल रहा था पहले। ऐसे समझो आप, पहले हमें उसका 60 रुपये मिल रहा था, जनरली 60 रुपये मिल रहा था। अब क्या हुआ कि अपना रुपया कमज़ोर हो गया। अब पहले देखो इस कपड़े का है ना, अपने को 60 रुपये मिल रहा था ना, अब रुपया कमज़ोर होने के बाद अगर आपने इसको बेचा तो इस रुपये का हमें 80 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था आपको कि यहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है? यहाँ फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब अगर अपना रुपया कमज़ोर हो जाता है ना, तो एक्सपोर्ट में अपने को फ़ायदा होता है। इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है, देखो लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है इस चीज़ से। ओके, एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है। अगर मान लो आप कहीं जनरली आप कपड़ा बेच रहे थे 80 रुपये में, 40 रुपये, क्या 60 रुपये में बेच रहे थे। ओके, और अगर आपका रुपया मजबूत हो गया, अब आप इसको कपड़े को बेच रहे हो, तो आप इस कपड़े को 40 रुपये मिल रहे हैं आपको इस कपड़े के, तो आपको नुकसान हो गया ना। 60 रुपये अच्छे कि 40 रुपये अच्छे? 60 रुपये अच्छे, मतलब नुकसान हो गया यहाँ पर। तो अगर आपका रुपया मजबूत होता है, आप लिख लेना इसको, अगर आपका रुपया मजबूत होता है ना तो एक्सपोर्ट को नुकसान होता है। तो हम नुकसान की बात नहीं कर रहे। अब सीधा आप इतना ध्यान रखो, फ़ायदे की बात करेंगे, नुकसान उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट को है ना, एक्सपोर्ट को रुपया कमज़ोर होने पर फ़ायदा हो रहा था ना, तो ऑब्वियस सी बात है मजबूत होने पर नुकसान हो जाएगा वहाँ पर। अब बात करते हैं इंपोर्ट की, है ना। अब इंपोर्ट की बात करेंगे। इंपोर्ट के लिए आप मान लो कि मशीन की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि विदेश से कोई मशीन मंगवा रहे हैं, विदेश से कोई मशीन मंगवाएंगे हम। तो विदेश से अगर हम जनरली कोई मशीन मंगा रहे थे ना विदेश से, तो अपने को 60 रुपये देने पड़ रहे थे। हमने अमेरिका से कोई मशीन मंगवाई, ओके, और हमने उसके 60 रुपये दे दिए। अब मान लो अपना जो रुपया है ना वो मजबूत हो गया। क्या हो गया? रुपया मजबूत हो गया। अब आप इसी मशीन को वापस मंगवा रहे हो ना, तो आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले तो आपको 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब आपको जब रुपया मजबूत हो गया तो आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो फ़ायदा हो गया ना अपने को। पहले तो ये मशीन अपने को 60 रुपये मिल रही थी, अब 40 रुपये में मिलेगी, तो अपने को फ़ायदा हो गया। मतलब इम्पोर्ट, मशीन को खरीद रहे हैं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट में पैसा मजबूत होने पर फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझो यहाँ पर, अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पर जब हम जब अपना रुपया कमज़ोर हो रहा था, रुपया कमज़ोर हो गया था, तो जब हमने कपड़ा एक्सपोर्ट किया, इस तरीके से आप याद लिख लेना, इससे थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ओके, कपड़ा और इंपोर्ट हमने किसका किया था? मशीन का किया था। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो देखो अगर अपना रुपया कमज़ोर हो रहा था ना, तो कपड़ा हम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे, तो अपने को फ़ायदा हो रहा था, होता है।
ओके। और अगर हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट में रुपया कमज़ोर होने पर नुकसान होता है, वो आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं, उसके उल्टे में जाओगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अगर अपना रुपया मजबूत हो जाएगा तो इंपोर्ट को फिर फ़ायदा होता है, मतलब हम जो मशीन खरीद रहे थे ना उसमें अपने को फ़ायदा होता है। कब? जब रुपया अपना मजबूत होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने समझा दिया। ओके, वापस से आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझना इस चीज़ को। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो। नुकसान की बात करते हो, नुकसान की बात भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर आपको किस तरीके से रटना है इस चीज़ को, बाकी रटना ही है, आपको समझ के रटना है। वहाँ पर इतनी वहाँ पर रामायण करने थोड़ी बैठेंगे, वहाँ पर फटाफट अपने को आंसर करना पड़ता है। इसलिए पहले आप एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लेना, वापस से बैक करो वीडियो को, वापस से पूरा समझो इसको, और फिर आप कैसे रटना चाहते हो उस चीज़ को उस तरीके से इस तरीके से नोट बना करके 4 पॉइंट लिख लेना। मैंने यहाँ फ़ायदे के लिख रखे हैं, आपने 2 पॉइंट और बनाना और नुकसान के भी लिख लेना। ओके, और 4 पॉइंट को रटना है आपको। कभी बाई चांस कभी भूल जाओ तो आप उसको वापस से समझ सकते हो, कैसे समझना है वो आपको मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और चैनल को दोनों को शेयर किया कीजिए, जिससे व्यूज़ अच्छे आएंगे। इतनी आप हेल्प कर दीजिए, इतनी आप हेल्प करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। आप हेल्प कर सकते हो, शेयर करने में कुछ नहीं बनता है, और चैनल के वीडियो वगैरह तो शेयर करते रहते हो, तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए। बाकी मैं 2 तरीके की यहाँ जनरल नॉलेज के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। एक तो अपने 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो, ओके, और अपना ये इस तरीके से फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना स्टैटिक जीके के एग्जाम में। जैसे कोई स्टेडियम बोल देगा कि स्टेडियम कहाँ पर है, नेशनल पार्क बोल देगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सीएम कौन कौन से हैं, फर्स्ट सीएम कौन कौन से हैं, ओके, बुक के ऑथर के नाम बुक कौन सी है और इस बुक के लेखक कौन है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। बाकी आपको कोई सजेशन देना है, आपको कोई राय देनी है वीडियो के रिलेटेड कि आप इस तरीके से पढ़ाओ या इस पर तरीके से पढ़ाओ, तो आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हो। इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन वीडियो को सुना करो और समझ लिया करो, कुछ समझाता हूँ जो। बाकी आप ये PDF मिल जाएगी, उस PDF को आप डाउनलोड करते रहा करो, एक जगह इकट्ठी कर लेना, फिर बहुत सारी हो जाएगी, जैसे 20-25 पन्ने हो गए PDF के, फिर आप उसको जा करके प्रिंट निकलवा लिया करो और फिर उसको स्टेपल करके रख लिया करो। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो आप। ऐसे नोट्स बनाने में तो टाइम बहुत खर्च होगा, कब तक लिखते रहोगे, इसलिए आप 1.5 गुना या फिर 2 गुना स्पीड करके वीडियो को देखा करो, 1.5-2 गुना स्पीड करके वीडियो को देखा करो फटाफट, और PDF डाउनलोड करके अपने पास एक फाइल बना करके रख लो और फिर एक साथ उनका प्रिंट निकलवा करके पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। ओके, बाकी आप चैनल को और वीडियो को शेयर किया कीजिए। ओके, इतनी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।